श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं क से किताब और क से किताब में आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं हिंदी के यशस्वी मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा की अत्यंत महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं के ऊपर। ऐसा माना जाता है कि हिंदी जगत में और हिंदी एकेडमिक जगत में जो हिंदी नवजागरण को लेकर के समझ चली आ रही है या आगे भी चलेगी, उसमें रामविलास जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनके चिंतन का, उनके मनन का योगदान है, क्योंकि अकेले ऐसे वो हिंदी के आलोचक हैं जिन्होंने इतना सुचिंतित लिखा है हिंदी नवजागरण पर। इसलिए उनकी स्थापनाएं आज भी मान्यता और कुछ विवादों के साथ वो आगे चलता भी रहेगा। और इस पुस्तक के प्रथम पाठ, पहले अध्याय, जिसका शीर्षक भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं ही हैं, इसके ऊपर आपसे विचार साझा कर रहा हूँ। कुल मिला के पुस्तक 4 बिंदुओं के ऊपर, यानी ये पाठ 4 बिंदुओं के ऊपर आधारित है। पहला बिंदु सन 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, उससे भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग को जोड़ने की कोशिश की गई है। हम जानते हैं कि भारतेंदु के काल के ऊपर और भारतेंदु के ऊपर भी ये आरोप लगते हैं, या कि ये दिखता है हमें कि उनमें राजभक्ति, राज प्रशस्ति के बहुत सारे पद पाए जाते हैं। बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे जगहों पर उन्हें राजभक्ति की टिप्पणियाँ और पद्य बहुत सारे हमें मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये मान बैठते हैं कि भारतेंदु का। और दूसरी बात है कि 1857 का कुछ सीधा उल्लेख उनके काल के अन्य रचनाओं में, दीगर रचनाकारों में, या कि खुद उनमें भी हमें नहीं दिखता। तो इस वजह से हम ये मान लेते हैं कि भारतेंदु का कोई संबंध 1857 से नहीं था। लेकिन रामविलास जी ने इस अंश में, इस भाग में कोशिश की है कि भारतेंदु के 1857 से प्रभावित होने और फिर उसकी वजह से जो कुछ उन्होंने विचार किया है और हिंदी जाति को लेकर के जो उन्होंने मांगे की हैं, जो चाहत रखी है, वो उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। जो इस पाठ का दूसरा अंश है, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर बात रखी गई है, वो ये है कि जिस सामाजिक इकाई में नवजागरण संपन्न होता है, नवजागरण घटित होता है, वह सामाजिक इकाई जाति होती है। और इस जात के अवधारणा के आधार पर वो हिंदी जाति के निर्माण काल को टटोलते हैं, उसके शोध में लगते हैं और दिखलाते हैं कि वास्तव में हिंदी जाति का उदय किस प्रकार सामंत काल के समय में ही शुरू हो गया था। उसका संबंध वह व्यापारिक पूंजीवाद से दिखाते हैं और उसके आधार पर भक्ति काल से ही नवजागरण की प्रक्रिया को घटित होता हुआ बताते हैं कि भक्ति काल से ही 12वीं सदी से ही हिंदी जाति के मौलिक नवजागरण की शुरुआत हो गई थी, न कि कहीं किसी बाहर अन्य प्रदेश से नवजागरण हमने आयातित किया है। जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, तीसरा अंश है पाठ का, उसमें रामविलास जी ने साहित्य के मुख्य और गौण अंतर्विरोधों पर विचार किया है। इसमें कुल मिलाकर के जो नवजागरण संबंधी विवाद हैं, और ख़ास करके उन्होंने मैनेजर पांडे को कोट करके, उनका उदाहरण दे करके ये बतलाने की कोशिश की है कि खुद मार्क्सवादियों में भी नवजागरण को लेकर के समझ ठीक नहीं विकसित हो पाई है। और उन्होंने, जबकि वो साधिकार इस विषय पर लिख सकते थे, उन्होंने ऐसी कोशिश नहीं की है लिखने की। और इस वजह से मार्क्सवादियों के अंतर्विरोधों को और मार्क्सवादी आलोचकों के अंतर्विरोधों को रामविलास शर्मा ने, और सबसे अंत में वो बताते हैं कि कोई भी देश केवल एक जाति के द्वारा नहीं बनता है, और उसमें अनेकों जातियों का विलयन होता है, अनेक जातियों के मिलने से एक देश का निर्माण होता है, उसकी चेतना का निर्माण होता है।
और देश का अर्थ ही है विभिन्न जातियों के अस्तित्व को स्वीकारते हुए आगे बढ़ना। देश का अर्थ यही होता है और इस वजह से वो बतलाते हैं कि केवल देश की वजह से और वे दिखलाते हैं कि सभी जाति की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन एक देश में राष्ट्रीय एकता को मान लेने से जो जातीय विशेषताएं हैं उनका लोप नहीं हो जाता है। तो एक इस तरीके से पूरे पाठ का विस्तार है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1857 से भी पहले हिंदी नवजागरण के विषय में रामविलास शर्मा क्या मानते हैं कि वास्तव में हिंदी नवजागरण कहाँ से आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, और जो आम प्रचलित मान्यता है हिंदी नवजागरण की उससे इतर रामविलास शर्मा क्या मानते हैं। तो रामविलास शर्मा ये मानते हैं कि हिंदी नवजागरण की शुरुआत कोई बंगाल के नवजागरण से नहीं होती है। ये हिंदी का अपना जातीय नवजागरण है जो हिंदी जाति के गठन के साथ शुरू होता है। ये गठन का काल असल में 12वीं सदी है, जिस दौर में एक तरीके से नई जातियों का जन्म हो रहा है और उनके मिलने से एक भाषा के आधार पर समाज तैयार हो रहा है। खड़ी बोली हिंदी जो एक बातचीत के लिए पूरे हिंदी प्रदेश के लिए सेतु का काम कर रही है, उस खड़ी बोली हिंदी की हालांकि उसका विकास तो 18वीं शताब्दी है, लेकिन उससे पूर्व भी एक जिसमें आप कहिए कि हिंदुस्तानी शैली रेख्ता की शैली है, उर्दू की शैली है, वो विकसित हो चुकी थी। और उसके आधार पर जो कि कहिए कि पश्चिमी शैली है हिंदी की, मेरठ के आसपास की जो शैली है, दिल्ली के आसपास की जो शैली है, जब वो पूर्वी भागों में, पूर्वी इलाकों में लखनऊ, कानपुर, प्रयाग और बिहार, पटना तक वो पहुंचती है। कब? जबकि अन्य जो दिल्ली और आगरा, ये दो राजधानियां नहीं रहीं, दोनों का धीरे धीरे क्षय हुआ। तो फिर जो है इन जगहों से लोगों ने अपनी अपनी भाषा को लेकर के संचरण किया, पलायन किया, एक तरीके से प्रवर्जित हुए। और फिर उसके आधार पर उन्होंने हिंदी नवजागरण का, हिंदी जनजागरण का दो विभिन्न उसके चरण माने हैं। पहला चरण जो है वो सामंत विरोधी चरण है और जो दूसरा चरण है वो साम्राज्य विरोधी चरण है। भक्ति काल 12वीं शताब्दी एक तरीके से सामंतों का दौर है, सामंती काल है। और उस सामंती काल में भी जो एक जनता के बीच एक सूत्रता है, सामंतवादी लोगों के विरुद्ध, सामंतवादी प्रवृत्तियों के विरुद्ध जो एक जन एकता है, उस एकता के बदौलत जो जागरण का पहला चरण है वो आता है। और इस काल को उन्होंने कहा है कि ये सामंत विरोधी काल है, ये हिंदी नवजागरण का प्रथम चरण है। और जो ये चरण है, ये इसमें खासियत ये है कि जो आम लोगों के बोलचाल की जो भाषा है, उस बोलचाल के भाषा में साहित्य लिखा जाने लगा था। आप जानते हैं कि जो संत भक्तों का आंदोलन है, वो आंदोलन हिंदी के यानी देशज भाषाओं के, देसी भाषाओं के, लोक भाषाओं के अभ्युदय का काल है। उसी काल में जितने संत भक्त कवि हुए हैं, चाहे वह महाराष्ट्र के हों, चाहे वह मध्य देश के हों, उत्तर भारत के हों, कहीं के भी हों, उन्होंने अपनी रचना के लिए जो भाषा चुनी है, वो भाषा अपनी देसी भाषा, अपनी प्रांतीय भाषा को चुना है, जनपदीय भाषा को चुना है। और इस आधार पर ये, चूँकि उन्होंने माना कि ये एक नवजागरण का लक्षण है, और इस लक्षण के आधार पर जो
सामंत विरोधी काल है, 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी है, यह हिंदी नवजागरण का प्रथम चरण है। जो दूसरा चरण है वह भी और कहीं दूसरे क्षेत्र से नहीं आता है, बल्कि हिंदी प्रदेश में खुद प्रस्फुटित होता है। हिंदी प्रदेश के 1857 के जो विद्रोह है, उस विद्रोह से जनजागरण का दूसरा चरण शुरू होता है और इस चरण से ही भारतेंदु का संबंध है। भारतेंदु का संबंध इस दूसरे चरण से है, इसी जनजागरण से उनका संबंध है। लेकिन संबंध होने के बावजूद उनको प्रश्नांकित इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने 1857 के इतने महत्वपूर्ण घटना के ऊपर एक तरह से राजनैतिक सामाजिक हलचल है, विचलन है, और उसके ऊपर इस भूचाल के ऊपर, इस तरीके के विप्लव के ऊपर कोई रचना न करना, भारतेंदु युग में इस पर बातचीत न होना, इस पर रचनाएं न लिखा जाना ही एक तरीके से उनको, यानी प्रशस्ति मूलक कोई इस तरीके का लेख न लिखा जाना, रचनाएं न किया जाना, एक तरीके से उनको प्रश्नांकित करने का कारण बनता है। रामविलास जी ने माना है कि ऐसा नहीं है कि 1857 के संग्राम से भारतेंदु वाबस्ता नहीं थे, उनका कोई रिश्ता नहीं था, बल्कि उन्होंने कहा है कि इससे उनका रिश्ता उन समान मूल्यों, उन समान मांगों के आधार पर बनता है, उन समान लक्ष्यों के आधार पर बनता है, जिन लक्ष्यों के लिए 1857 का संग्राम भी हो रहा है और जिन लक्ष्यों को लेकर के भारतेंदु ने कविवचन सुधा में विस्तार से लिखा है। यानी बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ी गई जो लड़ाई है, उसके जो पोस्टर्स निकले, जो इजहार निकले, उन पर स्पष्ट तौर से लिखा गया था कि हमें भारत में उद्योग धंधे चाहिए, अंग्रेजी वस्तुओं के आयात पर पाबंदी चाहिए और कृषि और व्यापार में जो यह ज़रूरत से अधिक कर लग रहा है उस कर पर नियंत्रण चाहिए और फिर भाप के यंत्र चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर के भारतेंदु ने 1872 के कविवचन सुधा में विस्तार से इन्हीं मांगों को दोहराया है। उन्होंने भी कहा है कि भारत में उद्योग धंधे, अंग्रेजी वस्तुओं का आयात, कृषि और व्यापार के कर को कम करना और भाप के यंत्र चलवाना, ये ऐसी मांगे हैं जिनको भारतेंदु मांगते हैं। और उन्होंने एक ऐसी सभा भी बनाई जिसने विदेशी वस्तुओं का त्याग किया और उन्होंने कहा कि भारतेंदु ने औद्योगिक विकास में जो सहायक शिक्षा है उसका मांग किया, उस पर जोर दिया कि उन्हें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे वह कल कारखाने चलाने में हिंदी जनता या भारत की जनता सक्षम हो सके। इसके साथ ही 6 जुलाई 1874 के कविवचन सुधा में भारतेंदु ने ये दृढ़ विश्वास जाहिर किया है कि जिस तरीके से अमेरिका पहले उपनिवेशित होकर के बाद में स्वाधीन हो गया, उसी तरीके से एक दिन ऐसा आएगा कि भारतवर्ष भी स्वाधीनता लाभ कर लेगा। यानी उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भारत स्वाधीन हो सकेगा। लेकिन इसके बावजूद वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कभी कभी अंग्रेजी राज की प्रशंसा के स्वर हमें भारतेंदु युग के रचनाकारों में दिख जाया करते हैं। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से यह भ्रम पैदा हो गया था कि देश की स्थिति वास्तव में सुधर जाएगी। राजभक्ति असल में शाही खानदानों के प्रति था। अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति की आड़ में जनता की बदहाली पर ही ध्यान दिया जाता था। इसलिए अंग्रेज इस राजभक्ति को कभी सराहते नहीं थे, बल्कि शंका की दृष्टि से देखते थे। अगर प्रशस्ति की बात करें तो भारतेंदु युग के जो लोक साहित्य है, उस लोक साहित्य में हमें 1857 की पर्याप्त चर्चा भी मिलती है और शौर्यपूर्ण, पराक्रमपूर्ण वर्णन
प्रशस्तिमूलक वर्णन उसका किया गया है।